हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीपी शर्मा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बीएससी का पूरा टेरिडोफाइटा और साथ में नीट के जो क्वेश्चंस आए हैं टेरिडोफाइटा में से उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। जो टेरिडोफाइटा है उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द, एक टेरोन शब्द है ग्रीक, उससे हुई है। और टेरोन का मीन होता है फेदर लाइक, ठीक है। यानी जो टेरिडोफाइटा है इसकी जो लीफ होती है वो पंख नुमा यानी फेदर लाइक होती है और पिच्चाकार होती है, ठीक है। सो टेरिडोफाइटा इसका नाम इसलिए पड़ा है। टेरिडोफाइटा शब्द ग्रीक शब्द टेरोन से बना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो टेरिडोफाइटा है उसको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम। जो इसमें वाटर और फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। सो इस कारण इसमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। अब देखते हैं जो ये टेरिडोफाइटा है इसको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम का सर्प या रेप्टाइल कहते हैं। दूसरा है पैलियोजोइक एरा को टेरिडोफाइटा का काल कहा जाता है, ठीक है। इन जो ये टेरिडोफाइटा प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स की उत्पत्ति पेरियोजोइक महाकल्प है, यानी पैलियोजोइक एरा के सिलूरियन पीरियड में हुई थी। यानी पैलियोजोइक एरा के सिलूरियन पीरियड में टेरिडोफाइट्स के प्लांट की उत्पत्ति हुई और ये डिवोनियन पीरियड में बहुतायत से पाए गए, यानी उस समय की प्रमुख वनस्पति के रूप में प्रेजेंट थे। अब हम देखते हैं जो टेरिडोफाइटा है उसकी प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब इसमें जड़ भी होगी, तना भी होगा और लीफ भी होगी। जो ये टेरिडोफाइटा का प्लांट होते हैं वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट और नम छायादार स्थलों पर पाए जाते हैं। जो टेरिडोफाइटा है उसको हम ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म की एक कड़ी कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को जोड़ने वाली की योजक कड़ी होती है। टेरिडोफाइटा है उसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम फ्लोएम होता है, यानी ये फूड और जो इसका वाटर होता है, वाटर मिनरल्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। पर जो इसका वेस्कुलर बंडल है उसमें जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती है। ये ध्यान रखने की बात है कि टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम तो पाया जाता है पर वेस्कुलर सिस्टम में जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स नहीं पाई जाती और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती है, ठीक है। जो टेरिडोफाइटा के प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां छोटी और कुछ में बड़े आकार की होती है, जो माइक्रोफिल और मेगाफिल कहलाती है, यानी लघुपर्ण और गुरुपर्ण कहलाती है। जो प्लांट होते हैं उनमें जो लीव्स होती है वो दो प्रकार की होती है, लघुपर्णी और गुरुपर्णी, यानी माइक्रोफिल और मेगाफिल, ठीक है। जो टेरिडोफाइटा के प्लांट होते हैं उनमें कैम्बियम की अनुपस्थिति के कारण द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, ठीक है। यानी सेकेंडरी ग्रोथ इसमें कैम्बियम की एब्सेंस के कारण नहीं पाई जाती, यानी कैम्बियम इसमें नहीं होता तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। जबकि कुछ जो सम फॉसिल प्लांट हैं टेरिडोफाइटा के उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, ठीक है। स्पोरोफाइट पर बीजाणु धानियां उत्पन्न होती है जिनमें अगुणित बीजाणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जो इसमें बीजाणु पाए जाते हैं यानी स्पोर्स पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है होमोस्पोरस और दूसरा होता है हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस में एक जैसे होते हैं और हेट्रोस्पोरस में अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बीजाणु अंकुरण द्वारा युग्मकोद्भिद पादप बनते हैं जिन्हें प्रोथेलस कहते हैं। यानी इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो तो है स्पोरोफाइट, जबकि इसमें कुछ गैमेटोफाइट भी बनते हैं उन्हें हम प्रोथेलस कहते हैं, ठीक है। यानी मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट में इसमें रूट होती है, स्टेम होता है, लीफ होती है, जबकि इसमें गैमेटोफाइट भी पाया जाता है कुछ बीजाणु अंकुरण द्वारा, जिसे हम प्रोथेलस कहते हैं, ठीक है।
युग्मकोद्भिद पर बहुकोशिक लैंगिक जननांग यानी पुधानी और स्त्रीधानी उत्पन्न होते हैं और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए वाटर की आवश्यकता होती है। युग्मनज विभाजनों द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है जिससे बीजाणुभिद पादप बनता है और इसका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें पीडी एकांतरण पाया जाता है यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, होमोस्पोरस के लिए अलग होगा और हेट्रोस्पोरस के लिए अलग होगा जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो। ठीक है, अब देखते हैं जो टेरिडोफाइटा है उसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं। पहला प्लांट हम देखते हैं राइनिया। ठीक है, जो राइनिया है उसके बारे में मैं पहले पैलियो बॉटनी में पूरा पढ़ा चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ पे भी थोड़ा बता देता हूँ कि जो राइनिया प्लांट होता है उसकी दो स्पीसीज पाई जाती है, राइनिया गुनेवाघाई और राइनिया मेजर। ठीक है, जो राइनिया प्लांट होता है उसमें शीर्ष पर यानी एपिकल पर एक स्पोरों से भरी हुई बीजाणुदानी होती है, स्पोरेंजिया। ठीक है, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं और इसके स्पोर्स टेट्राड आकार के होते हैं। इसके स्पोर कैसे होते हैं? टेट्राड इसके स्पोर होते हैं। ठीक है, दूसरा है साइलोटम। साइलोटम में प्लांट है, ये डाइकोटोमसली ब्रांचड होता है। जब जो राइनिया होता है वो भी डाइकोटोमसली ब्रांचड होता है। राइनिया की जो खोज हुई थी स्कॉटलैंड के राइनी गांव से हुई थी, इस कारण इसका नाम राइनिया रखा गया। अब देखते हैं साइलोटम। जो साइलोटम प्लांट है उसमें कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गोल गोल जैसी पाई जाती है जो इसको डाइकोटोमसली ब्रांचड है, एरियल ब्रांचेज होती हैं इसमें उन पर, जिन्हें हम सिनेंजियम कहते हैं और ये त्रिपालित होती है और इनमें स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया साइलोटम के बारे में। अब देखते हैं सिनेजिनेला। सिनेजिनेला में क्या होता है? इसमें लीव्स पाई जाती है, बहुत सारी लीव्स होती हैं, इसमें स्टेम है और इसमें रूट पाई जा रही है। ठीक है, ये प्लांट है इक्विसिटम का। ठीक है, इक्विसिटम में क्या होता है कि एक स्टेराइल और फर्टाइल ब्रांचेज पाई जाती है। उसमें क्या होता है कि कुछ इक्विसिटम होता है, इसे हम हॉर्सटेल भी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द इक्विसिटा से बना है और इसकी जो बाहर की परत होती है इस पर सिलिका का निक्षेपण होता है और इसको हम हाथ से छूते हैं तो हमें खुरदरा सा लगता है और जो ये सिलिका होती है इसकी राख यानी इसकी एच को बर्तन चमकाने में प्रयुक्त होती है, जिसे हम इस कारण इसे स्कोरिंग रसेस कहते हैं। ठीक है, जो इक्विसिटम है वो स्फिनोफाइटा का एकमात्र जीवित वंश है। जो स्फिनोफाइटा प्रभाग है उसका इक्विसिटम एकमात्र जीवित वंश है। अब हम देखते हैं मार्सिलिया प्लांट के बारे में। जो मार्सिलिया प्लांट है उसमें कुछ लीव्स ऐसी स्ट्रक्चर बनाती हुई पाई जाती है और ये इसका स्टेम होता है, इसमें स्पोरोकार्प रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है। अब हम देखते हैं जो टेरिडोफाइटा है उसमें जो लीव्स पाई जाती हैं वो दो प्रकार की लीव्स होती है। पहली होती है मेगा स्पोरोफिलस। टेरिडोफाइटस की जो लीफ होती है वो मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल होती है। इस आधार पर जो टेरिडोफाइटा है उसको मेगा स्पोरोफिलस टेरिडोफाइटा में बांटा गया है और दूसरा है माइक्रो स्पोरोफिलस टेरिडोफाइटा। तो मेगा स्पोरोफिलस टेरिडोफाइटा है उसकी लीफ होती है वो बड़ी होती है, इसमें पिनेट कंपाउंड लीफ पाई जाती है, इसकी जटिल सिरा विन्यास होता है और स्टेम की स्टील में लीफ गैप प्रेजेंट होता है। मेन बात है कि जो मेगा स्पोरोफिलस टेरिडोफाइटा है उसकी स्टेम की स्टील में लीफ गैप प्रेजेंट होता है, जबकि जो माइक्रो स्पोरोफिलस टेरिडोफाइटा है उसकी स्टेम के स्टील में लीफ गैप एब्सेंट होता है। माइक्रोस्पोरोफिलस टेरिडोफाइटा है यानी छोटी पत्ती वाले, यानी इसकी पत्तियां छोटी होती है, सरल होती है, एवरंत होती है और सिरायुक्त होती है। मेन बात ध्यान रखनी है कि जो माइक्रोस्पोरोफिलस टेरिडोफाइटा है उसकी स्टेम के स्टील में लीफ गैप एब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं मेगा स्पोरोफिलस के एग्जाम्पल एडिटेंडम और ड्रायोप्टेरिस। देखते हैं स्पोरेंजियम के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम
दो प्रकार से डेवलपमेंट होता है, यूस्पोरेंजियम और लेप्टोस्पोरेंजियम प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजियम। जो स्पोरोफाइट प्लांट है, टेरिडोफाइटा प्लांट है, उसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है जो स्पोर्स के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो स्पोर्स के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है और स्पोर बनते हैं स्पोरेंजियम में, ठीक है। स्पोर किस में बनते हैं? स्पोरेंजियम में। अब हम देखते हैं जो स्पोर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोस्पोरस और दूसरा होता है हेटेरोस्पोरस, ठीक है। होमोस्पोरस वे स्पोर्स हैं जिनमें सभी बीजाणु एक समान होते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, साइलोटम। दूसरा है हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस जिसमें दो प्रकार के बीजाणु, एक माइक्रोस्पोर और दूसरा है मेगास्पोर, यानी अलग अलग प्रकार के बीजाणु पाए जाएंगे, यानी स्पोर्स पाए जाएंगे। सो इसके एग्जाम्पल्स हो गए स्लेजिनेला, मार्सिलिया, एजोला आदि, ठीक है। जो हेट्रोस्पोर्स हैं उसमें दो प्रकार के जो स्पोर्स पाए जाएंगे, पहला पाया जाएगा माइक्रोस्पोर, दूसरा होगा मेगास्पोर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो स्पोरेंजियम है यानी स्पोर जिसमें बन रहे हैं उसे स्पोरेंजियम कहेंगी, और उस स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यानी उस स्पोरेंजियम का निर्माण किस विधि से, किस प्रकार से हो रहा है और किस टाइप से हो रहा है उसको हम स्टडी करेंगे। दो प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है, पहला होता है यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट, दूसरा होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट, ठीक है गाइस। जो स्पोरेंजियम है उनको देख लेते हैं, उनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मेटोनिया, मेटोनिया टेरिडोफाइटा है, उसकी ये स्पोरेंजियम है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसमें सोराई पाई जाती है और ये है स्पोरोफिल। दूसरा है आफियोग्लोसम, ठीक है, ये है आफियोग्लोसम टेरिडोफाइटा, इसकी स्पोरेंजिया है और ये इसका फर्टाइल स्पाइक है, ठीक है, ये इसका फर्टाइल स्पाइक है और ये है जो इसकी स्पोरेंजिया है। तीसरा है राइनिया, राइनिया प्लांट में सबसे ऊपर एपिकल एपेक्स पार्ट पर स्पोरेंजिया पाई जाती है, ये इसकी एरियल ब्रांचेज होती है उन पर। हाईएस्ट टॉप पर यानी ऊपर ही ऊपर सतह पर एक ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो हो गया, ये चौथा है साइलोटम। साइलोटम में क्या पाया जाता है? सिनेंजियम पाया जाता है, ये त्रिपालित होता है, यानी ऐसा तीन कोस्ट जैसी स्ट्रक्चर होती है इसमें, ये इसका एक्सिस है और ये इसमें पाई जाती है गांठे नुमा संरचनाएं जिसे हम सिनेंजियम कहते हैं, ये इसकी स्पोरेंजियम होती है, ठीक है, यानी इसकी बीजाणु धानियां होती है। ये है मार्सिलिया प्लांट, और जो ये है ये इक्विसिटम की स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजियोफोर है, ये एनुलस हैं। ये है अपना जो मार्सिलिया होता है उसमें स्पोरोकार्प पाया जाता है, ठीक है गाइस, उसमें क्या पाया जाता है? स्पोरोकार्प। ये इसका पिटियोल है, ये इसकी लीफलेट्स होती हैं, ठीक है, इसमें रूट भी पाया जाता है मार्सिलिया में। अब हम देखते हैं यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम दो प्रकार से होता है, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट में क्या होता है? इसमें होता है जो सतही कोशिकाएं होती है यानी स्पोरेंजियन इनिशियल होती है, उनका एक समूह है, यानी एक गुच्छा समूह यूज होता है। जबकि लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है इस प्रकार के परिवर्धन में एकमात्र सतही कोशिका बीजाणुधानी प्रारंभिक यानी स्पोरेंजियल इनिशियल का कार्य करती है। एकमात्र सतही कोशिका, इसमें ओनली एकमात्र सतही कोशिका होती है और इसमें होता है पूरा समूह है यानी गुच्छा यूस्पोरेंजिएट टाइप में। अब हम देखते हैं यूस्पोरेंजिएट टाइप के बारे में। इसकी जो एकमात्र सतही कोशिकाएं होती है वो बीजाणुधानी प्रारंभिकाओं यानी स्पोरेंजियल इनिशियल्स का निर्माण करती है। एक गुच्छे के रूप में होती है सतही कोशिकाएं जो एक स्पोरेंजियल इनिशियल का निर्माण करती है, ठीक है। अब स्पोरेंजियल जो इनिशियल बना, जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स हैं ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक आउटर जैकेट बनाती है यानी जैकेट इनिशियल सेल्स बनाती हैं और दूसरी होती है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो जैकेट सेल्स होती है वो बनाती है स्पोरेंजियल वाल, यानी जो स्पोरेंजियम है उसके बाहर वाली जैकेट
की लेयर बनेगी यानी उसकी वाल बनेगी वो स्पोरेंजियल जैकेट इनिशियल सेल्स हैं वो स्पोरेंजियल वाल बनाएगी। साथ में टेपिटम बनाएगी बाह्य जैकेट प्रारंभिक कोशिकाएं होती है। आउटर जैकेट वाली जो इनिशियल सेल्स होती हैं वो स्पोरेंजियम वाल प्लस टेपिटम, ठीक है, इसका निर्माण करती है। इसके बाद क्या होता है कि जो अंदर की ओर इनर प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स होती है, ये सेल स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाती है, स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाती है। और जो ये टिश्यू होते हैं ये मियोसिस करके स्पोर्स का निर्माण करते हैं। यानी ये जो अंदर वाले हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू हैं, स्पोरेंजियस टिश्यू हैं, ये स्पोर्स का निर्माण करेंगे जो स्पोर्स टेट्राड रूप में होते हैं, ठीक है। यानी यूस्पोरेंजिया टाइप डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो सतही कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, समूह होता है, सतही कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, वो स्पोरेंजियस इनिशियल सेल्स बनाती है, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स बनाती है। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स जैकेट सेल्स यानी जैकेट इनिशियल और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स बनाती है, स्पोरेंजियस सेल्स बनाएगी, ठीक है। जो जैकेट इनिशियल है वो स्पोरेंजियल वाल और टेपिटम का निर्माण करेगी, जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स हैं वो स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाएगी। जो स्पोरोजीनियस टिश्यू हैं वो स्पोर टेट्राड्स बनाएंगे, ठीक है। और जो स्पोरेंजियल वाल है वो स्पोरेंजियल वाल बाहर की और इसकी आउटर लेयर बनाएगी। जो यूस्पोरेंजिया टाइप डेवलपमेंट होता है वो होता है लाइकोपोडियम, साइलोटम और सिलेजिनेला में। इस एक डायग्राम से हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जो सतही कोशिकाओं का समूह है होता है स्पोरेंजिनियल इनिशियल बनाता है, ठीक है। ये बनाएगी बाह्य जैकेट प्रारंभिक और भीतरी प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स, ठीक है। ये जो बाह्य जैकेट है, आउटर जैकेट है, ये बनाएगा स्पोरेंजियल वाल और टेपिटम, ठीक है। जो इनर प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स हैं वो स्पोरेंजियस टिश्यू बनाएगी और मियोसिस करेगी ये टिश्यू, बाद में स्पोर बनाएगी। स्पोर होते हैं टेट्राड्स रूप में ऐसे। अब हम देखते हैं लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप की डेवलपमेंट के बारे में। यह है लेप्टोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट। लेप्टोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो सतही कोशिका है वो ओनली वन होती है, एकमात्र सतही कोशिका होती है। लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट में एकमात्र सतही कोशिका होती है जो स्पोरेंजियल इनिशियल बनाती है। ये स्पोरेंजियल इनिशियल होता है वो आउटर सेल और इनर सेल बनाएगा, ठीक है। आउटर सेल और इनर सेल, जो आउटर सेल होती है उसमें पेरिक्लिनल विभाजन होगा, यानी हिंदी में बोले तो परिणतिक विभाजन यानी पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। और ये एपिकल सेल्स बनाएगी, ठीक है। ऐसी एपिकल सेल्स बनाएगी आउटर सेल। और दूसरी जो इनर सेल्स हैं वो अविभाजित रहती है, वो बढ़ती नहीं है। तो आउटर सेल्स क्या हुआ, एपिकल सेल्स बनाई। अब क्या होगा, एपिकल सेल्स है जो तीन भागों में बटेगी। पहली होगी शीर्षस्थ सेल, दूसरी होगी नीचे की तीन सेल्स और चौथी होगी बेसिस सेल्स। जो बेसिस सेल्स हैं वो व्रंत का निर्माण करेगी, स्टॉक का निर्माण करेगी। और जो नीचे की तीन सेल्स होती हैं वो जैकेट का आधारीय भाग बनाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो एपिकल सेल्स है इससे बना प्राइमरी जैकेट सेल्स, जो तीन सेल होगी। और जो यहाँ पे बनेगा स्टॉक, नीचे की जो सेल्स होगी बेसिस सेल्स वो बनाएगी स्टॉक। ये है हमारा प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। इसमें क्या होगा, जो ये है ये बनाएगा हमारा स्पोर्स, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स, ठीक है। अब क्या होगा, जो शीर्षस्थ सेल्स हैं वो बाह्य जैकेट प्रारंभिक बनाएगी और भीतरी प्राथमिक बीजाणुजन सेल्स बनाएगी। जो भीतरी प्राथमिक बीजाणुजन सेल्स हैं वो टेपिटम और बीजाणुजन उत्तक बनाएगी, यानी टेपिटम और स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाएगी, सेल्स या टिश्यू, ठीक है। और जो बाह्य जैकेट होगा प्रारंभिक वो जैकेट का निर्माण करेगा, ठीक है। यानी जो एपिकल सेल्स होगी वो बनाएगी बाह्य जैकेट प्रारंभिक, यानी एपिकल सेल्स ये है, ये एक तो बनाएगी प्राइमरी जैकेट सेल्स, दूसरी बनाएगी
जो इनर वाली है प्राथमिक बीजाणुजन सेल्स यानी प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स, यानी ये बनाएगी प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स और प्राइमरी जैकेट सेल्स। जैकेट सेल्स बनाएगी जैकेट का ऊपरी भाग, और जो अंदर वाली सेल्स है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स ये बनाएगी टेपिटम और स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है वो आगे जाके स्पोर्स बनाएगा स्पोर टेट्राड्स के रूप में, और जो जैकेट सेल्स हैं वो एक वाल बना देगी चारों ओर, जिसे स्पोरेंजियल वाल कहेंगे हम। ठीक है, इसके स्पोर्स होते हैं वो टेट्राड्स होते हैं। इसे हम एक सिंपली डायग्राम से भी देख सकते हैं। इसके ये डायग्राम्स तो पहले ही देख चुके हैं, अब इसका एक सिंपली फॉर्म देखते हैं। चार्ट फॉर्म में है ये। इसमें क्या होता है कि जो लेप्टोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट होता है उसमें एकमात्र सतही कोशिका यूज होती है, और एकमात्र सतही कोशिका इनिशियल सेल्स बनाती है। ठीक है, ये बनाएगी स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स, और स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स आउटर और इनर दो में डिवाइड होगी। पहली होगी आउटर में, दूसरी होगी इनर सेल्स में। जो इनर सेल्स होती है वो अविभाजित होती है, ये आगे विभाजित नहीं होती है। ठीक है, और जो आउटर वाली सेल्स होती हैं, जो आउटर वाली सेल्स होती है वो एपिकल सेल्स में विभाजित होती है। एपिकल सेल्स में साथ में जो नीचे की 3 सेल्स बनाएगी और बेसिस सेल्स भी बनाएगी। जो बेसिस सेल्स हैं, आधारीय सेल्स हैं, वो स्टॉक का निर्माण करेगी। जैसे ये स्टॉक बना, ये स्टॉक बेसिस सेल्स बनाती है। ठीक है, और नीचे की जो 3 सेल्स होती है वो जैकेट का आधारीय भाग बनाएगी। ठीक है, यानी ये है जैकेट का आधारीय भाग बनाती है। अब हम देखते हैं जो एपिकल सेल्स यानी शीर्षस्थ सेल्स होती हैं वो बाह्य जैकेट प्रारंभिक और भीतरी प्रारंभिक बीजाणुजन सेल्स में बढ़ती है। तो बाह्य यानी आउटर जैकेट वाली जो प्राइमर टिश्यू है वो जैकेट का ऊपरी भाग बनाएगी, जबकि भीतरी प्राथमिक जो बीजाणुजन सेल्स होती है वो टेपिटम और बीजाणुजन टिश्यू बनाती है। ठीक है गाइस, अब आगे हम देखते हैं बीजाणुधानियों में एक चीज आती है सोरस, SORUS सोरस। ये क्या होता है कि फिलिकेल्स गण के सदस्यों में बीजाणुधानियां यानी जो स्पोरेंजिया होती है वो सुसंगठित समूह में पाई जाती है, जिन्हें सोरस कहते हैं। ठीक है, परिवर्धन की विधि के आधार पर सोरस को 3 भागों में बांट सकते हैं हम, सरल सोरस, श्रेणीबद्ध सोरस और मिश्रित सोरस। ठीक है, जैसे सरल सोरस पाया जाएगा ओफियोग्लोसम में, और मार्सिलिया में जो सोरस पाया जा रहा है वो श्रेणीबद्ध सोरस होता है। इस प्रकार के सोरस में परिधि पर शिशु बीजाणुधानियां तथा केंद्रीय भाग में परिपक्व बीजाणुधानियां प्रेजेंट होती है, जैसे मार्सिलिया साइथिया। ठीक है, ये होता है श्रेणीबद्ध सोरस का एग्जाम्पल। तो जो बीजाणुधानी है उसमें टॉपिक आ रहा है सोरस, तो उसको भी हम देख चुके हैं। यानी जो फिलिकेल्स जो ऑर्डर है उसके जो सदस्य हैं उनमें जो बीजाणुधानियां हैं वो सुसंगठित समूह में पाई जाती है। फिलिकेल्स गण के सदस्यों में बीजाणुधानियां सुसंगठित समूह में पाई जाती है, जिसे हम सोरस कहते हैं। अब हम देख रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी टेरिडोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइटिक, और इसमें जो गैमिटोफाइट भी पाया जाता है वो प्रोथेलस के रूप में पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो स्पोरोफाइटिक 2n है वो गैमिटोफाइटिक 1n दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेट करेगी, यानी एक दूसरे में कैसे चेंज हो रहा है। गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट कैसे बन रहा है और स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट कैसे बन रहा है, ये देखेंगे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। ठीक है, इस समूह के सभी पादपों में नियमित अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाए जाते हैं, यानी नियमित पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है, यानी एक बार गेमिटोफाइट दूसरी बार स्पोरोफाइट, तो इसे हम अल्टरनेशन कहेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है एक बार गेमिटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट, सो इसे हम कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, और इसकी स्टडी हम करेंगे होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों प्रकार के प्लांट्स में। ठीक है, पहला देखते हैं हम होमोस्पोरस प्लांट्स में। होमोस्पोरस प्लांट्स में क्या होता है कि स्पोर ओनली एक ही प्रकार के होते हैं, तो इसमें स्पोर्स एक ही प्रकार के होंगे। जो गैमिटोफाइट है उसमें क्या क्या बनता है, गैमिटोफाइट से एक बनता है एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, यानी नर जननांग और मादा जननांग दो बनेंगे।
गैमेटोफाइट से बना एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, ये 1n होता है गैमेटोफाइट। ठीक है, जो एंथ्रीडियम है उससे बनेगा एंथ्रीजोइड, ये मेल वाला है, और जो आर्किगोनियम है ये फीमेल वाला होता है, इससे बनता है एग। ठीक है, एंथ्रीजोइड और एग दोनों मिलकर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होगा कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट बनाएगा स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है जो 2n होती है। ठीक है, गैमेटोफाइट बनाया एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम मेल वाला होता है और आर्किगोनियम होता है फीमेल वाला। ठीक है, एंथ्रीडियम से बना एंथ्रियोजॉइड और आर्किगोनियम से बना एग। एग और एंथ्रियोजॉइड्स फर्टिलाइजेशन करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन होगा और जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट। ठीक है, जो होगा 2n। अब क्या होगा, जाइगोट में से फॉर्मेशन होगा स्पोरेंजियम का, और स्पोरेंजियम में जब मियोसिस होगा और स्पोर्स बनेंगे, यानी स्पोरेंजियम होती है उसमें स्पोर्स भरे हुए रहते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है और लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। दो टाइप से टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट की हम व्याख्या कर सकते हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट। तो क्या होगा, स्पोरोफाइटिक जो प्लांट बॉडी है इसकी मेन 2n वाली, वो बनाएगी स्पोरेंजियम, एंड स्पोरेंजियम में क्या होगा, मियोसिस होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा और उससे बनेंगे स्पोर्स। स्पोर्स बनने के बाद स्पोर्स से फॉर्मेशन होगा गैमेटोफाइट का, जो गैमेटोफाइट होगा वो 1n होगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। ये है होमोस्पोरस। अब हम देखते हैं हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोर्स में क्या होगा कि स्पोर 2 या 3 प्रकार के हो जाएंगे, मतलब हेट्रोस्पोर्स में एक प्रकार के स्पोर्स नहीं रहेंगे, अलग अलग प्रकार के स्पोर्स होते हैं। और होमोस्पोर्स में स्पोर्स ओनली एक ही प्रकार के होते हैं। सो इसमें ये जो साइकिल है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो इस प्रकार होगा, गैमेटोफाइट, एंथ्रीजोइड, आर्किगोनियम। एंथ्रीजोइड्स बने, एंथ्रीडियम से एंथ्रीजोइड्स बनेगा और आर्किगोनियम से एक बनेगा। दोनों फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी है वो बनेगी। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी स्पोरेंजियम बनाएगी और स्पोरेंजियम में मियोसिस होगा तो स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स से फिर गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनेगी। अब हम देखते हैं हेट्रोस्पोरस में। हेट्रोस्पोर्स में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो हेट्रोस्पोर्स हैं, उसमें जो स्पोर्स हैं वो दो प्रकार के होंगे, एक होगा माइक्रोस्पोर्स, दूसरा होगा मेगास्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से बनेगा और जो मेगास्पोर्स है मेगास्पोरेंजियम में बनेगा। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है माइक्रोस्पोरोफिल पे बनेगी और मेगास्पोरेंजियम है वो मेगास्पोरेंजियोफिल पे बनती है। अब इसमें देखते हैं हम, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोर्स से बनेगा, यानी मेगास्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है और माइक्रोस्पोर्स वो बनाता है मेल गैमेटोफाइट। यानी मेल गैमेटोफाइट होता है माइक्रोस्पोर्स और फीमेल गैमेटोफाइट होता है मेगास्पोर्स। तो अब हम देखते हैं इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी स्पोरोफाइटिक जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट में कैसे अल्टरनेशन होता है दोनों का। जो स्पोरोफाइटिक है वो 2n होती है और जो गैमेटोफाइट है वो 1n होती है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उससे बनेगा आर्किगोनियम और आर्किगोनियम से बनेगा एग। आर्किगोनियम से बना एग और एंथ्रीडियम से बना एंथ्रियोजोइड्स। ठीक है, अब एग और एंथ्रियोजोइड्स हैं, दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन करने के बाद इसमें होगा जाइगोट फॉर्मेशन। अब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा कि जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइटिक। जो स्पोरोफाइट होता है वो टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी होता है, बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये हम देख रहे हैं हेट्रोस्पोरस में। और हेट्रोस्पोर्स में हम जानते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, यानी 2 टाइप के होते हैं या 2 से अधिक टाइप के भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 2 टाइप्स के स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। जो स्पोरोफाइटिक है उससे बनेगी स्पोरेंजियम, तो स्पोरेंजियम भी 2 प्रकार की बनेगी, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरोफाइटिक जो प्लांट बॉडी है उससे 2 प्रकार की स्पोरेंजियम बनेगी, पहली होगी माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरी होगी मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम से बनेगा माइक्रोस्पोर्स और साथ में होगा मियोसिस, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस होने के बाद
माइक्रोस्पोर बनेंगे और मेगा स्पोरेंजियम में मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोर्स हैं उससे क्या फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और जो मेगा स्पोर है उससे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। सो ये साइकिल चलता रहेगा, यानी फीमेल गैमेटोफाइट से आर्किगोनियम, फिर एग बनेगा, एग और एंथ्रीजोइड्स दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट फॉर्मेशन, फिर 2n प्लांट बॉडी बनेगी जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक। ये मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइटा की, इससे जो स्पोरेंजियम बनेगी, और स्पोरेंजियम भी दो प्रकार की बनेगी। पहली होगी माइक्रोस्पोरेंजियम जिसमें माइक्रोस्पोर पाए जाएंगे, और दूसरी होगी मेगास्पोरेंजियम जिसमें मेगास्पोर्स पाए जाएंगे। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा मियोसिस और मेगास्पोरेंजियम में भी होगा मियोसिस। दोनों में मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और मेगास्पोर्स बनेंगे। जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, यानी 1n बॉडी मेल गैमेटोफाइट। दूसरा है जो मेगास्पोर्स है वो फीमेल गैमेटोफाइट 1n बॉडी बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम देख चुके हैं टेरिडोफाइटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, यानी टेरिडोफाइट्स की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दो प्रकार से हो सकती है, एक होती है लाभदायक और दूसरी होती है हानिकारक। ठीक है, पहले हम देखेंगे लाभदायक जो इसके इफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो लाभदायक इफेक्ट्स में हम देखें, जो टेरिडोफाइटा है उसका हम औषधि के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। फर्न से अनेक दवाइयां प्राप्त होती हैं। इनमें लाइकोफोडियम जो क्लेवेटम होता है जो महत्वपूर्ण है, जो रूमेटिक बुखार, फेफड़े, किडनी की बीमारियों से में लाभदायक होता है। ठीक है, डायूरेटिक और एंटीप्लाज्मोडिक भी है ये। ठीक है, दूसरा है खूबसूरत सजावटी फंस के रूप में। इसके अनेक जातियां मरुस्थलीय जातियां सुखाकर बेची जाती है। ठीक है, जिन्हें पानी में डालने पर पुनः अपना रूप ले लेती है। भोजन के रूप में भी टेरिडोफाइट्स का यूज करते हैं हम। ठीक है, टेरिडियम के भूमिगत तनों में कार्बोहाइड्रेट अधिकता से पाया जाता है, और यह पुराने जमाने में एक शरद ऋतु के अंत में तथा गर्मियों से पहले हार्वेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है, भोजन की कमी होने पर खाने के काम में लिया जाता है। इसकी पत्तियां भी खाने के काम में आती है, जैसे साइचिया, मेरेंसिया व एंजियोटेप्सिस है जो आदि में स्टार्च की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स हैं उनसे रेशे भी प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ओस्मंडा के तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, और रबर प्राप्त किया जाता है, यानी जो लेटेक्स होता है, रेग्नेलेडियम जो नाम का टेरिडोफाइट है उससे रबर शीर का शीर यानी लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। क्राफ्ट की वस्तुएं जैसे टोकरी वगैरह बनाना। ठीक है, टेरिडोफाइटा पशुओं के चारे के रूप में यूज होता है। ये खेत में उर्वरक के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स के कुछ प्लांट्स हैं वो पहले दब गए चट्टानों में, उनसे कोयला का फॉर्मेशन हुआ, कोल फॉर्मेशन भी हो रहा है। और कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जैसे इक्विसिटम वगैरह हैं वो पॉलिश के रूप में भी प्राप्त हो रहे हैं। जो इक्विसिटम की राख होती है वो बर्तनों को साफ करने में भी काम आती है। तो इस प्रकार इसके बहुत से इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक की जो लाभदायक है। दूसरा हम देखते हैं कि इसके हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं। जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं। इसके हानिकारक प्रभावों में आते हैं एलिलोपैथी और खरपतवार। एलिलोपैथी क्या होता है, जमीन पर कुछ ऐसे द्वितीयक उपापचय पदार्थ स्रावित करते हैं जो दूसरी वनस्पति को उगने से रोकते हैं। इस प्रक्रिया को जिसमें जहरीले तत्व एक पादप स्रावित करता है जो दूसरे पादपों के लिए हानिकारक होते हैं उसे एलिलोपैथी कहते हैं। यानी ये जो टेरिडोफाइटा के कुछ प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट्स जो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनको उगने नहीं देते हैं, तो इसे हम एलिलोपैथी कहते हैं। एलिलोपैथी किसे कहते हैं कि यह वह प्रक्रिया जिसमें एक जहरीले तत्व एक पादप स्रावित करता है, यानी कुछ जहरीले तत्व एक पादप स्रावित करता है जो दूसरे पादपों के लिए हानिकारक होते हैं, उसे हम एलिलोपैथी कहते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा भी एलिलोपैथी करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं खरपतवार के रूप में। जो साल्विनिया है जो जलीय फर्न है, एक अनावश्यक खरपतवार मानी जाती है जो अलवणीय जल प्रबंधन में घातक है। ठीक है सॉरी, जो टेरिडोफाइटा है उसके बहुत से प्लांट्स हैं जो खरपतवार के रूप में यूज किए जा रहे हैं, जो अनावश्यक ही हैं। जो अब हम
प्रत्येक टेरिडोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, ठीक है, लाइगोडियम, इक्विसिटम, हेलमिंथियो, स्टेकिस, ओस्मुंडा, राइनिया, इक्विसिटम, सभी का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो बारी बारी से प्रत्येक का डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। पहले हम देखते हैं लाइकोपोडियम के बारे में, ठीक है। लाइकोपोडियम, जो टेरिडोफाइटा लाइकोपोडियम है, उसकी एक स्पीसीज है लाइकोपोडियम क्लेविटम। लाइकोपोडियम क्लेविटम का जो कार्डा होता है वो रूमेटाइटिस, गठिया जिसे बोलते हैं, फुफ्फुस तथा गुर्दे के रोगों के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। जो लाइकोपोडियम क्लेविटम है उसका जो कार्डा होता है उसका यूज रूमेटाइटिस, फुफ्फुस व गुर्दे के रोगों में यानी जो किडनी के रोगों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बीजाणुओं को त्वचा पर छिड़कने से पाउडर में प्रयुक्त किया जाता है। जो त्वचा पर पाउडर छिड़कते हैं हम, उसमें इसके बीज डाले जाते हैं, ठीक है, जो त्वचा संक्रमण को रोकते हैं, यानी त्वचा पे स्किन इन्फेक्शन होता है उसमें भी लाइकोपोडियम होता है, वो इफेक्टिव होता है। अब हम देखते हैं सिलेजिनेला के बारे में। एक प्लांट है सिलेजिनेला लेपिडोफिल्ला। सिलेजिनेला लेपिडोफिल्ला को हम पुनर्जीवनी पादप कहते हैं, ठीक है। इसे हम पुनर्जीवनी पादप कहते हैं क्योंकि यह शुष्क परिस्थितियों में गेंद के समान गोल हो जाता है तथा जल ग्रहण करने पर पुनः संपूर्ण पादप में प्रसारित हो जाता है। यानी जब शुष्क परिस्थितियां होती है तो यह सिकुड़ जाता है, जब इस पे वाटर डाला जाता है तो ये फैल जाता है, ठीक है। तो इसको हम पुनर्जीवनी पादप कहते हैं, ठीक है, सिलेजिनेला लेपिडोफिला को। अब देखते हैं हम सिलेजिनेला सर्पेंस के बारे में। जो सिलेजिनेला सर्पेंस है को सजावटी पादप कहते हैं, ठीक है। इसकी जो पत्तियां हैं सूर्य के प्रकाश में विभिन्न रंग देती है, अलग अलग कलर देती है। ये मॉर्निंग में देती है चमकीला हरा, और जो दिन में देती है पीला हरा, और रात्रि में ये गहरा हरा कलर देती है। अब हम देखते हैं सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस के बारे में। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस का यूज हम डायूरेटिक और गोनेरिया जैसे रोगों के उपचार में कर सकते हैं, ठीक है। सिलेजिनेला जो प्लांट है उसको तंबाकू के रूप में भी यूज किया जाता है। ये हेलोजिनेशन का काम करता है, हेलोलिजेशन का काम करता है, यानी इसके जो सूखा प्लांट होता है उसको आदिवासी धूम्रपान के रूप में यूज लेते हैं। ये मति भ्रम या चित्त या मिथ्या प्रभाव हेलोजिनेशन करता है। अब हम देखते हैं लाइकोगोडियम के बारे में। जो लाइकोगोडियम प्लांट है उसकी एक स्पीसीज है लाइकोगोडियम फ्लेक्सोसम की जड़ों को सरसों के तेल में उबालकर दर्द व त्वचा रोग आदि में यूज किया जा सकता है। यानी इसकी जो लाइकोगोडियम फ्लेक्सोसम है इसकी जड़ों को सरसों के तेल में उबालते हैं और दर्द तथा त्वचा रोग वाली स्किन इन्फेक्शन वाली जगहों पर लगाते हैं तो उसमें हमें राहत मिलती है, ठीक है। इसके जो एरियल शूट्स हैं, एरियल भाग हैं, इसके जलीय निचोड़ को खांसी, अल्सर व बाबासीर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। यानी इसके जो वायवीय भाग हैं उसका जो जलीय निचोड़ यानी वायवीय भाग को हम निचोड़ेंगे तो उससे कुछ पानी या कुछ लिक्विड निकलेगा, उसको हम खांसी, अल्सर और बाबासीर के उपचार में प्रयुक्त कर सकते हैं। यह है लाइकोगोडियम का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं हम इक्विसिटम के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इक्विसिटम ये डायबिटिक का इक्विसिटम डेबाइल है, उसका यूज हम डायूरेटिक के रूप में भी कर सकते हैं। और जो इक्विसिटम हाइमेली है उसका यूज हम फर्नीचर, कैबिनेट आदि पे पॉलिश करने में किया जा सकता है। जो फर्नीचर है उस पे पॉलिश करने वाले पेंट बनाएंगे तो उसके लिए हम इक्विसिटम हाइमेली का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इक्विसिटम का जो सूखा प्लांट होता है उस पे क्या होता है कि इक्विसिटम के प्लांट पे एक सिलिका का आवरण होता है, जो टफ आवरण होता है, वो बर्तन चिपकाने वाली, बर्तन को साफ करने या चमकाने वाली पॉलिश के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है। और इसी कारण जो इक्विसिटम है उसको हम स्कोरिंग रसस भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हेल्मियोथेस्टेकिस के बारे में। जो हेल्मिन्थोस्टेकिस जिलेनी का स्पीसीज है उसके प्रकंद का चूर्ण शक्तिवर्धक तथा ब्रेन टॉनिक के रूप में
यूज होता है। अब हम देखते हैं ओसमंडा। जो ओसमंडा टेरिडोफाइट का प्लांट है, ओसमंडा के तने में फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रेग्लिनेंडिया के बारे में, जो हमें एक लेटेक्स प्राप्त करता है, यानी रबर बनाने का जो शीर होता है वो इस प्लांट से प्राप्त होता है। आगे का प्लांट है एंटीडियम, एंटीएंटम। इसको हम सजावटी पादप मानते हैं कि ये सजावट के लिए यूज होता है, ठीक है। इसे घरों व बगीचों में सजावटी पादप के रूप में लगाया जाता है, ठीक है। इसका जो प्रपर्ण होता है का जो अर्क बनाया जाता है वो दक्षिण भारत में बुखार, खांसी व जो चेस्ट के रोग होते हैं उनके उपचार में यूज लिए जाते हैं। और इसका जो राइजोम का पाउडर होता है वो घाव भरने में यूज आता है, तथा कुत्ता व बिच्छू काटने पर उसके उपचार में भी एंटीडियम का जो राइजोम का पाउडर होता है वो यूज आता है। अब हम देखते हैं मार्सिलिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। जो मार्सिलिया है उसकी जो लीफलेट्स यानी लीफ, उसकी पत्तियों का उपयोग हम अदरक के साथ काढ़ा बनाकर खांसी के उपचार में ले सकते हैं, ठीक है। आगे का प्लांट है ड्रायोप्टेरिस। इससे पहले मैं बता दूं कि जो मार्सिलिया है उसके बारे में दो साइंटिस्ट थे, गर्ग और भारद्वाज। उन्होंने बताया था कि ये इसके अनुसार ये स्पर्मेटिकल लक्षण पाया जाता है। जो मार्सिलिया है उसमें शुक्राणुनाशी लक्षण पाया जाता है। अब देखते हैं ड्रायोप्टेरिस के बारे में। ड्रायोप्टेरिस के राइजोम का उपयोग एंटी हेलमेंथिक के रूप में किया जाता है। इसका जो राइजोम होता है उसका यूज एंटी हेलमेंथिक के रूप में किया जाता है, तथा जो इसकी लीव्स होती है उसका यूज हम एपीएलसी यानी मृगी के उपचार में कर सकते हैं, ठीक है। आगे का प्लांट है हमारा एजोला। एजोला नामक जलीय पादप के साथ नीलहरी सेवा सहजीवी के रूप में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक है। यानी एजोला प्लांट नीलहरी शैवाल के साथ सहजीवी सिम्बायोटिक रूप में पाया जाता है। और सिम्बायोटिक रूप में पाए जाने से फायदा है क्योंकि जो नीलहरी शैवाल है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, ठीक है। इससे भूमि सुधार व मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में प्रयुक्त किया जा सकता है।